विशेष और विशेषण बताने का प्रयास करूंगा। जो हिंदी व्याकरण का सबसे कठिन और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है विशेष और विशेषण। विशेष और विशेषण, देखिए मित्रों, प्रीलिम्स में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और मेंस में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक टॉपिक से मेंस में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता होगा, और प्रीलिम्स में 10 प्रश्न किए जाएंगे। तो विशेष और विशेषण जैसे की परिभाषा आपको पता होगा कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। समझ गए होंगे आप हमारी बात की मेरी परिभाषा क्या है। मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो विशेष और विशेषण की ये परिभाषा हो गई। लेकिन विशेष और विशेषण, जैसा कि मैंने परिभाषा बता दिया आपको कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। तो सबसे पहले आपको संज्ञा और सर्वनाम जानना चाहिए, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम बिना जाने आप विशेषण नहीं पढ़ सकते हैं, और पढ़ेंगे भी तो समझ में कम आएगा। तो इससे अच्छा यह है कि थोड़े टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए आप संज्ञा और सर्वनाम के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग जरूर डाल दिया है विशेष और विशेषण, लेकिन मैंने शुरुआत किया है संज्ञा से। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो संज्ञा होती है, संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं जो अपने अपने लिए बहुत ही टॉपिक ये इम्पोर्टेंट होता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम जानते हैं कि जो किसी विशेष वस्तु, या कह सकते हैं कि दुनिया में उसके अलावा उसके पैरेलल कोई ऐसी नई चीज हो जो उसकी बराबरी करे, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि राम, श्याम, मोहन किसी का नाम हो सकता है, तो नाम जितना भी होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, चाहे वो जिस प्रकार का नाम हो। तो उसे आपको पता होगा कि जैसे हमने लिख दिया किसी स्थान का नाम, जैसे मान लीजिए कि भारत है, अमेरिका है, चीन है, जापान है, ये स्थान है। तो जब आप विशेषण पढ़ेंगे तब आपको संज्ञा और सर्वनाम ही छांटना होता है उसमें, और उसी से विशेषण बनता है। हमारे कहने का मतलब यह है कि जो मैं ये संज्ञा और सर्वनाम इसलिए जबरदस्ती आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप को थोड़ी बहुत जानकारी होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन बिना संज्ञा और सर्वनाम को विधिवत रूप से जाने आप विशेषण पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक, तो मैंने बताया कि दुनिया में वो उसके अलावा कोई चीज ना हो, यानी कि उसकी नाम का ना कोई हो, ठीक, उसके समान कोई ना हो, तब उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि गंगा, तो गंगा नाम से और कोई नदी नहीं है, और होगी भी तो उस तरह की नहीं होगी। यमुना है, सरस्वती है, जितने भी नदियां हैं वो क्या है, वो संज्ञा है। या किसी, मान लीजिए कि जनवरी फरवरी का नाम आप लेते हैं, तो जनवरी फरवरी क्या है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार है, ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे आपने लिखा माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है, कांकागुआ, ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि उस नाम से उस तरह की विषय वस्तु और दुनिया में कहीं नहीं है। ठीक, जैसे आपने बोला प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, तो उस नाम से अब नहीं है कुछ। जैसे आपने कहा कि पुष्कर झील, भीमताल झील, नौकुचिया झील, बहुत सारे झील हैं जो आप जानते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम रखते हैं उसको। जैसे जितने भी प्रकार के, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ऐसे नाम आपने लिया, तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे किसी युद्ध का नाम आपने लिया, जैसे आपने बोला पानीपत का प्रथम संग्राम, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक, झेलम का संग्राम, ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि उस नाम से और कोई दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा हमको लगता समझ गए होंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा
जब आप समझे रहेंगे कि वास्तव में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जब आप पढ़ेंगे विशेषण, तो विशेषण में आपको पता चलेगा कि ये उसी विशेष से या उसी संज्ञा से ही विशेषण पकड़ा जाता है। और जब आप विशेषण डायरेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको परेशानी होगी, इसलिए मैंने आपको संज्ञा और सर्वनाम बताने का प्रयास किया है। अब देखिए, आप ये जातिवाचक संज्ञा पर आते हैं हम लोग। तो जैसे जातिवाचक संज्ञा मतलब होता है कि एक विशेष प्रकार की जाति का बोध कराता है, यानी कि ऐसी संज्ञा, इसकी परिभाषा यही होती है, ऐसी संज्ञा जो किसी विशेष प्रकार की जाति का बोध कराए, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक, तो जातिवाचक का मतलब जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे आपने जानवर कह दिया तो जानवर एक जाति है। जैसे आपने पक्षी बोल दिया तो पक्षी एक जाति है। जैसे आपने सप्ताह बोल दिया तो सप्ताह एक जाति है। जैसे आपने कहा कि झील, तो झील की एक जाति है, उसमें जब तक आप नाम नहीं लेंगे तब तक वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे आपने नाम ले लिया उस झील का तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। जैसे आपने बोला कि महीना, महीना जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जैसे आपने जनवरी या फरवरी बोल दिया तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, जैसे आपने बोल दिया युद्ध, युद्ध में आपने जब तक युद्ध बोला तो युद्ध जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जैसे आपने बोला कि झेलम का संग्राम, तो झेलम का संग्राम क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इसके बाद में जैसे आपने कोई पक्षी का नाम लिया, किसी प्रकार के जानवर का नाम लिया, तो ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जैसे आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति किस प्रकार की संज्ञा है, या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किस प्रकार की संज्ञा है, तो उसके लिए ट्रिक मैंने बताया आपको। जैसे ट्रिक ये है कि जैसे रक्त संबंधी हो, कोई पद हो, कोई व्यवसाय हो, तो जैसे कोई मान लीजिए कि ब्लड रिलेशन में है, आपके भाई पूछ ले, बहन पूछ ले, ठीक, तो ये रक्त संबंधी है, तो वो क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे पद है, मैंने बताया राष्ट्रपति का पद हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे जिसका पद हो अगर, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ऐसे मान लीजिए कि कोई व्यवसाय है, व्यवसाय मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई ठेकेदार है, ये व्यवसाय उसका है। जैसे मान लीजिए कि कोई जनरल स्टोर, वो व्यवसाय उसका है, ठीक, दूध वाला, चाय वाला, वो व्यवसाय है उसका। तो जब पद का नाम आपने ले लिया, तो व्यवसाय का नाम ले लिया, तो वो क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें जब भी सवाल पूछे जाते हैं, तो हालांकि ये वनडे एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे वैसे, लेकिन ये है कि आपको जानकारी चाहिए कि किस प्रकार की संज्ञा है, कभी आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे सवाल बनाता है वो। ठीक, ऐसे देखिए आगे इसके भाववाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के भाव का बोध होता हो, इसकी ये परिभाषा होती है। तो भाव दिखाई नहीं पड़ता है, ना तो स्पर्श किया जा सकता है। भाव की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि भाव ना तो दिखाई पड़ेगा और ना स्पर्श कर सकते हैं। जैसे हमने बोला क्रोध, तो क्रोध को आप देख नहीं सकते हैं, ठीक, ना तो स्पर्श कर सकते हैं। ईमानदारी मैंने बोला, दयालु बोला, तो दया, ये सब दिखाई नहीं पड़ेगा, ना तो ये स्पर्श कर सकते इसको आप। तो इसकी परिभाषा इसीलिए ऐसी बनाई गई है कि आप उसको समझ सकें। जैसे मान लीजिए हमने बोला पाप, पाप क्या है, संज्ञा है, और किस प्रकार की संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि ये ना तो दिखाई पड़ेगी, सिर्फ ये सेंसिटिविटी होती है, संवेदना होती है, समझी जाती है, ठीक, इसको आप देख नहीं सकते हैं। जैसे जितने भी शब्द मैंने लिखा है, झूठ है, पाप है, क्रोध है, लालच है, ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं इसको। ठीक, समझ गए होंगे आप। इसके बाद देखिए आप लिखा हुआ है समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब ऐसी संज्ञा जिससे किसी समूह का बोध होता हो, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूह का मतलब होता है जैसे गुच्छा, ठीक, मेला, उसमें भी एक समूह, झुंड, गिरोह, कारवां, ठीक, बेड़ा, ये क्या है, ये देखिए लिखा हुआ दल, ये क्या बताता है, सभा। ऐसे शब्द जिसमें समूह का बोध होता हो वो क्या है, वो समूहवाचक संज्ञा है। तो ऐसे शब्द पूछा जाता है। अब इसी शब्दों से, इन्हीं शब्दों से जब विशेषण बनेगा
तो वो शब्द कुछ अंतर पर होगा, ऐसे ही होगा लेकिन कुछ परिवर्तित होगा, तब आपको समझने में समस्या नहीं होगी। इसके बाद देख लीजिए आप द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा होती है कि ऐसी संज्ञा जिससे किसी वस्तु या पदार्थ या द्रव्य के माप तौल का बोध होता हो। ठीक, तो माप तौल का बोध होने का मतलब है कि उसमें किसी पैमाने की जरूरत पड़ेगी, जैसे लीटर होगा या मीटर होगा या किलोग्राम होगा। तो ये क्या है, ये माप के पैमाने हैं। तो जिन वस्तुओं के लिए ये पैमाने प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें जितनी भी चीज़ें लिखेंगे, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जितने भी हैं, पानी है या दूध है या चाय है, ये जितने भी वस्तुएं हैं या द्रव्य है या पदार्थ हैं, ये क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, सवाल इसमें पूछा जाता है कभी कभी कि जैसे अभी एक सवाल आरओ में ही पूछ लिया गया था कि दही क्या है, दही खट्टी है कि दही खट्टा है। विकल्प दिया था दही है, खट्टा है, खट्टी है, ठीक है, न खट्टी है न खट्टा है। ऐसे क्या है, आपको अगर पता होता कि द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी होती तो आप तुरंत बता देते उत्तर। तो द्रव्यवाचक की विशेषता यह है कि इसके में जो शब्द होते हैं, जितने भी शब्द आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है विशेष रूप से कि द्रव्यवाचक संज्ञा पुल्लिंग में प्रयोग की जाती है, सिर्फ चाय, चांदी को छोड़ करके। चाय और चांदी क्या है, स्त्रीलिंग है, बाकी जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब क्या है, वो सब पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे दही है, मट्ठा है, घी है, ये क्या है, ये पुल्लिंग में है। तो अगर आपको पता होता है कि अगर ये द्रव्यवाचक संज्ञा है तो आपको जरूरत ही नहीं होती जानने की, या आपका सवाल गलत नहीं होता, तो आप क्या करते, तुरंत आप उत्तर लगा देते कि ये पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग है तो उसकी जो क्रिया लगेगी वो पुल्लिंग में लगेगी, तो क्या होगा, दही खट्टा है। ठीक, जैसे पूछा जाता सवाल निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब आपको द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी होगी तो फिर सवाल गलत नहीं हो सकता है। आपको मैंने बताया है कि सिर्फ दो चीज हैं, चाय है और ये चांदी है। चांदी धातुओं में प्रयोग करते हैं आप। चाय ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है, बाकी जितनी भी संज्ञाएं होती हैं वो क्या होती हैं, ये पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। तो आप मित्रों ये समझ गए होंगे कि वास्तव में जो संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, उसकी क्या विशेषता है, कौन कौन शब्द हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मैंने संज्ञा बताया। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। ये मैंने आपको पहले ही परिभाषा में बता दिया। तो संज्ञा आपने समझ लिया। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या कहीं कुछ होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज, सर्वनाम आप जान लीजिए जल्दी से, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप विशेषण पकड़ सकते हैं। मैंने पहले बता दिया है आपको। तो देख लीजिए, सर्वनाम पूछा जाएगा आपसे कि इसकी परिभाषा जान लीजिए पहले। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। ये इसकी विशेषता है, ये परिभाषा है। इसके बाद में सर्वनाम मुख्य रूप से पूछा भी जाता है सवाल वनडे एग्जाम में, कितने प्रकार का होता है। तो सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है, आप जान लीजिए। ठीक, कौन कौन होते हैं मैंने लिख दिया है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के प्रकार हैं, 5-6 प्रकार के होते हैं। आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानिए। ठीक है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके कोर्स में जितना है उतना आप पढ़िए। मैंने पहले बताया है कि आपको अनर्गल चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। कहिए ये वाला पार्ट। तो सर्वनाम में आपको जानना है पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने बताया पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब है कि जब आप छोटी क्लास में रहे होंगे, जैसे कह सकते हैं आपकी 6th क्लास से 8th क्लास के बीच में, तब आपने एक पढ़ा होगा पुरुष। तो पुरुष वास्तव में 3 प्रकार के बताए गए हैं ना। जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्रथम पुरुष,
प्रथम। प्रथम पुरुष को हम कहते हैं अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष का एक नाम है अन्य पुरुष, और उसका एक वचन क्या होता है, एक वचन और बहुवचन। ये सवाल आप पढ़े होंगे। तो प्रथम पुरुष का एक वचन जो होता है वो क्या होता है, वह, और बहुवचन क्या होता है, वह सब। तो ये हो गया प्रथम पुरुष। इसके बाद में एक होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में एक वचन क्या होगा, तुम या आप। इसके बाद में इसका बहुवचन क्या होगा, तुम सब या आप सब। ठीक। इसके बाद में एक और पुरुष होता है, उसका नाम है उत्तम पुरुष। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लेंगे तो आपको विशेषण समझने में बहुत आराम होगा, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उत्तम पुरुष का एक वचन होता है मैं, और इसका बहुवचन होता है हम सब। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो सर्वनाम मैंने इतना लिखा है इसको हम कहते हैं मूल सर्वनाम। जब आप अभी विशेषण पढ़ेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। ठीक। इसके बाद में आप देखिए निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि ऐसा सर्वनाम जो स्वयं या अपने का बोध कराता हो, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक। तो आप इसकी परिभाषा चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। वीडियो में मैंने जैसे बोल दिया तो आप उसको आराम से नोट कर सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया कि आप अगर नोट बना लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और क्योंकि उसको आप बार बार पढ़ सकते हैं। ठीक। आपको वीडियो बार बार देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैंने बताया कि जो सर्वनाम स्वयं या अपने का बोध कराता हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम का मतलब होता है, उसका उदाहरण क्या होगा, जैसे आप बोलते रहते हैं कि आप भला जग भला। ठीक। आप आए बाहर आई। तो मतलब ये है कि इसकी विशेषता ये होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है लेकिन संज्ञा का काम नहीं करता। संज्ञा मतलब कर्ता बोल सकते हैं आप, या संज्ञा बोल सकते हैं। ठीक। या विशेष से बोल सकते हैं। आप चूंकि विशेष और विशेषण पढ़ने जा रहे हैं तो विशेष से भी बोल सकते हैं। उसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरा नाम विशेष है, क्योंकि जब आप विशेष विशेषण पढ़ेंगे तो संज्ञा और सर्वनाम नाम नहीं लेंगे, उसके जगह पर क्या बोलेंगे, विशेष बोलेंगे। तो निजवाचक सर्वनाम का मतलब होता है, उदाहरण मैंने बताया कि आप भला जग भला। तो इसका मतलब है कि जब सवाल पूछेगा आपसे तो इस प्रकार से भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है। इसके बाद देख लीजिए निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जो किसी वस्तु के नजदीक या दूर होने का बोध कराता हो। ठीक। उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें यह और वह जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह आपको मैं बता दे रहा हूं बहुत शॉर्टकट में। यह और वह शब्द क्या बताता है, नजदीक या दूर होने का बोध कराता है। जैसे हमने बोला कि यह घड़ी मेरी है। ठीक। तो यह नजदीक का बोध करा रहा है। जैसे हमने बोल दिया वह गाड़ी आपकी है, तो वह शब्द क्या बताता है, दूर का बोध करा रहा है। तो जिन शब्दों में यह वह प्रयोग किया जाएगा वह क्या होगा, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और इन्हीं यह वह से अभी आप पढ़ेंगे जब सार्वनामिक विशेषण, तब आपको पता चल जाएगा कि जब मैं संज्ञा सर्वनाम बता रहा था तो इसकी कितनी महत्ता है। ठीक। इसके बाद देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन शब्दों से या जिन सर्वनामों से किसी निश्चित विषय वस्तु का बोध न होता हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक। जैसे हमने कहा कि कोई कुछ शब्द अगर आए तो आप समझ लीजिएगा कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे हमने कहा कि कोई लड़का पढ़ रहा है। तो कोई लड़का पढ़ रहा है तो इसका मतलब है निश्चित नहीं हो पा रहा है कौन लड़का है। ठीक। फिर जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग खेल रहे हैं, तो कुछ लोगों में गिनती नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक। इसके बाद में देखिए संबंधवाचक। ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि एक सर्वनाम से
दूसरे सर्वनाम का जो संबंध होता है, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, जैसे जैसे इसमें जो, सो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जो, सो, जैसे आप वाक्य बोलते रहते हैं कि जो किताब आप पढ़ रहे हैं सो मेरी है, तो इसमें जो, सो दो शब्द आ सकते हैं या एक शब्द आ सकता है। तो उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, ऐसे भी वाक्य पूछ सकता है। तो एक शब्द जरूर मिल जाएगा आपको पहचानने के लिए कि यह संबंधवाचक है कि ये किस प्रकार का सर्वनाम है। अगला देखिए, जैसे लिखा है प्रश्नवाचक। ये बहुत सरल होता है। जैसे पूछेगा क्या पढ़ रहे हैं, कौन जा रहा है, तो आप ये आराम से समझ सकते हैं। इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है, जिन सर्वनामों से प्रश्न करने या होने का बोध होता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये तो बात हो गई संज्ञा और सर्वनाम की। अब आप पढ़ेंगे विशेषण। ठीक, ये तो संज्ञा और सर्वनाम मैंने इसलिए बता दिया कि आपको इसके बारे में जानकारी हो जाए, तभी आप विशेषण पढ़ सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि विशेषण की परिभाषा मैंने आपसे पहले बताया था और अभी भी आप नोट कर सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए। जितना मैंने बताया है आज, इसको आप अच्छी तरह से वीडियो देख भी सकते हैं और जितने भी उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया है उसको आप जान सकते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर इसके बाद विशेषण का एक चार्ट में बनाऊंगा। उसी चार्ट पर आप पूरे विशेषण, जितने भी प्रकार के विशेषण आपसे पूछे जाते सवाल, वो मैं बता दूंगा। ठीक, इसके बाद में आपसे प्रश्न कई प्रकार से किया जाता है। जितने प्रकार से विशेषण से प्रश्न किए जाएंगे वो सारे प्रकारों को मैं बता दूंगा। तो हम लोग धीरे धीरे करके, अभी बहुत समय है, मैंने पहले बताया है कि आपका एग्जाम 5 दिसंबर को होगा।